नमस्कार दर्शकों, आज भोपाल दूरदर्शन, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज भोपाल दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बीमा और निवेश। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रख्यात पर्सन श्री संजय बरनवाल जी मौजूद हैं, जो कि एक जीवन बीमा के एक्सपर्ट हैं और आज हमको जीवन बीमा से रिलेटेड और अन्य किसी भी बीमा से रिलेटेड हमारी सभी चीज़ों का सभी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संजय बरनवाल जी। नमस्कार जो है सभी दर्शकों को, सौरभ जी को जी। दर्शकों, आप हमसे निवेश कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबरों पे सीधे संपर्क करके, जो नंबर्स अभी डिस्प्ले किए जा रहे हैं, आप नंबर है 26600049 टोल फ्री, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। तो आप इनसे नंबर से कनेक्ट होकर एक्सपर्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं। संजय बरनवाल जी, स्वागत है आपका। संजय जी, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हम जिस भारतीय परिवेश में रहते हैं वहाँ पर आकस्मिक कई बार ऐसे परिदृश्य होते हैं, ऐसे स्थितियाँ आती हैं जिसमें कि परिवार को अचानक एक बड़ी क्षति की जो है आर्थिक रूप से एक बड़ी क्षति की संभावना होती है। वो चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो या व्यक्ति के नहीं रहने पे उसकी आमदनी के रूप में हो। तो इन क्षतिपूर्ति को पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार इंश्योरेंस जरूर रखना चाहिए। यानी कि जब कोई किसी तरह की वित्तीय परिस्थितियां खराब होती हैं किसी पर्सन के ना रहने पे, तो जीवन बीमा बहुत काम आता है। तो क्या ये किसी के ना रहने पे ही काम आता है, या इससे और जीवन के और भी बहुत सारे जो हमारे टारगेट्स हैं, क्या वो भी मीट आउट किए जा सकते हैं जीवन बीमा से? निश्चित रूप से इसको मैं 3 भागों में लेके चलता हूँ, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं। कहीं पर हमारी हेल्थ की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आकस्मिक होती है, हमें आपको किसी को नहीं पता होती। दूसरा होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामान्य होती है, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस के रूप में कहते हैं, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, हमारे बिजनेस से संबंधित हो, घर की सामग्री हो। तो इन सभी के साथ साथ व्यक्ति को अपना स्वयं का भी बीमा करना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने परिवार के लिए मुखिया होता है, उसके कारण से एक इनकम आती है। तो ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं और इसके इंश्योरेंस जो है के रूप में हमें निश्चित रूप से तीनों चीज़ों में अपनी क्षमता अनुसार कवरेज लेना चाहिए। अच्छा, देखिए मार्केट में हम देखते हैं, जब पाते हैं कि इतने प्रकार के इंश्योरेंस मौजूद हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज होते ही होंगे, मैं मानता हूं। तो कितने प्रकार के बीमा मेन अगर देखा जाए तो कितने तरह के बीमे होते हैं? देखिए, आज के तरह अगर हम नए समय के अनुसार देखें तो इस समय 3 बीमे काफ़ी प्रचलित हैं। पहला है जीवन बीमा, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें कि हम अपने गाड़ी का, फैक्ट्री का, घर परिवार के सामानों का बीमा करते हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक नया बीमा जो है काफ़ी पिछले 5-7 सालों में काफ़ी तेज़ी से उभर कर आया है, वो है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ कि स्वास्थ्य बीमा होना जीवन में बहुत जरूरी है। कब किसी परिवार में अचानक कोई एक परिस्थिति आती है तो हम लोगों ने या आप दर्शकों ने भी महसूस किया होगा कि उस परिवार के बहुत सारे अलग अलग बचत, अचानक हमने बिटिया के लिए कुछ बचत किया था, हमने पढ़ाई के लिए बच्चों के कुछ किया था, ये सब पैसे निकल कर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचाए थे, ये सारे पैसे मेरे उस बीमारी में खर्च हो गए और हम फिर से शिखर पर आ जाते हैं। फिर से हम नए सिरे से हमें अपने जीवन को
प्लान करना पड़ता है। क्या बात है संजय बरनवाल जी। और क्योंकि हमारा कार्यक्रम लाइव है तो हमारे श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं, वो हमारे साथ एक नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप हमेशा आपका कॉल आता है और आप इस बार भी हमसे प्रश्न करने के लिए मौजूद हैं। प्लीज अपना प्रश्न करिए। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार नंद किशोर जी। बीमा में निवेश करने के लिए जिसमें सर एक नंद किशोर जी, प्लीज अपने टीवी का अगर आराम दे सके तो ऐसा कौन सा उसमें स्कीम है? जी, मेरा प्रश्न, मुझे जहां तक समझ में आया, सर का प्रश्न है कि वे अपने दीर्घायु में कैसे वो अपने बीमे को कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब एक ऐसा वो दौर है जिसमें सब सीनियर सिटीजन्स इस दौर में पहुंचते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ाते तक में, और मेरे ख्याल से जीवन बीमा काफी अच्छी मदद कर सकता है। तो आप इस पे प्रकाश डालिए संजय जी प्लीज। देखिए, आज के डेट में जीवन बीमा में LIC प्लस करीब 22 प्राइवेट कंपनियां हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इन प्रोडक्ट्स में खास बात है कि आज अगर हम अर्ली स्टेज में कम उम्र से ही हम अपनी बचत के लिए थोड़ा थोड़ा साधन हम इकट्ठा करते हैं, तो एक समय पर हमारे बुढ़ापे के समय पर, हमारे वृद्धावस्था के समय पे एक अच्छी रकम हो जाती है और उसके आधार पर हमारे को एक बहुत ही अच्छी पेंशन मिलने लगती है। उस उम्र के लिए हमें इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है कि आज तो मैं, अगर हमारी आमदनी कम है तो मैं 1-2 घंटा कुछ और काम कर सकता हूँ। आज अगर हमारी आमदनी कम है तो हम कोई इनकम का दूसरा सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब हमारा शरीर नहीं चलेगा, लेकिन तब भी मेरी दवाइयों का खर्च होगा, मेरे रोज के 3 टाइम के खाने का खर्च होगा। कुछ मेरे जीवन में आम लोग हैं जो कि वृद्धावस्था केवल परिवार का ही संरक्षण करते रहते, उसी की ग्रोथ करते रहते, उसी को सेटल करते रहते हैं। तो हमें कुछ अपनी खुशियां होती हैं, कुछ घूमना होता है, कुछ बच्चों को देना होता है। तो इसलिए वृद्धावस्था में एक नियमित आय हो, इसका प्रयोजन आज के डेट से सभी लोगों को करना चाहिए। किसी वजह से यदि कोई वृद्ध व्यक्ति अर्ली स्टेज में नहीं प्रोविजन कर चुका, तो उनके लिए भी हर इंश्योरेंस कंपनी में 1-2 पेंशन प्लान बहुत ही अच्छे हैं। वो जिस कंपनी से चाहें उस कंपनी से पेंशन प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसा सुना है कि जीवन बीमा का जो पेंशन प्लान होता है वो जीवन भर गारंटेड इनकम देता है, क्या ये सही बात है? अलग अलग स्कीम्स में है। अधिकांश कंपनियां एक निश्चित समय के लिए, जिसमें कि आपकी लिखित रूप से गारंटी देती है कि आपके जीवन तक हम यही पेंशन आपको जीवन भर देंगे। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के डेट में देखिए कि जो वृद्ध व्यक्ति पहले हैं, जो आज 70 वर्ष की उम्र पे पड़ाव पे हैं, उनको बड़ी सुविधाओं में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब 60 वर्ष के थे तब उन्होंने पैसा निवेश किया था और वो पैसा तब 9%, 10% के ब्याज पे होता था। लेकिन अभी ब्याज की दर जब घटी तो ये 7%, 6% तक भी बीच में चला गया था। अभी थोड़ी समय के लिए बढ़ा है। तो हमें एक निश्चित वृद्धावस्था के लिए ब्याज दर सुनिश्चित पहले दिन से करना चाहिए। जैसे आपने वृद्धावस्था की बात की, आज युवा हमारे देश का सबसे, जो असली हमारे देश की दौलत है वो युवा है, ऐसा कहा जाता है, और हमारा देश सबसे यंग देशों की पॉपुलेशन में आता है। तो युवा आजकल शेयर मार्केट की तरफ बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत रुचि रखते हैं। तो क्या बीमा क्षेत्र में भी यूलिप जैसी पॉलिसीज हैं, जो उन पे आप प्रकाश डालिए कि इस तरह की पॉलिसीज कैसे व्यक्ति की वेल्थ क्रिएशन में, पैसे को बढ़ाने में, और साथ में बीमा अगर मिल जाए तो क्या बात है, कैसे हेल्प कर सकते हैं? पहला मैं युवा साथियों को सलाह दूंगा कि देखिए, शेयर मार्केट और जो आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये एक अच्छा निवेश है। केवल इसको सोच समझकर सही माध्यम से जब लगाते हैं तो हमारा पैसा बेहतर बढ़ता है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक बास्केट में ही सारे पैसे नहीं डालने चाहिए, तो कुछ पैसा हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए, कुछ पैसा आज के अर्ली स्टेज से हमारे पास यूलिप प्लान है जो कि ग्रोथ प्लान है। यूलिप प्लान भी हमारा जो है तरह तरह के फंड्स में निवेश होता है। जैसा कि म्यूचुअल फंड में है, कोई जो है ग्रोथ में होता है, कोई मीडियम होता है, कोई जो है डेप्थ में होता है। उसी तरह से हर कंपनी का जो है यूलिप प्लान अवेलेबल है, और उस प्लान के अंतर्गत हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है ये यूलिप प्लान ले सकते हैं। इसकी खास बात होती है कि जिस दिन आप एक छोटा सा पैसा लगाते हैं SIP में, म्यूचुअल फंड में, शेयर में, वो पैसा वही वैल्यू का पहले दिन होता है। यहाँ पर पहले दिन ही लगभग 10 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इंश्योरेंस हर व्यक्ति, जो व्यक्ति लेते हैं, और अभी तक जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट की होती है,
चाहे वो म्यूचुअल फंड में की हो, चाहे बैंक में की हो, उस वेल्थ को बचाने के लिए भी क्या वेल्थ प्रिजर्वेशन टूल की तरह भी क्या इंश्योरेंस यूज हो सकता है? हाँ जी। देखिए, खास तौर से इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो युवा साथी हैं वो आज बहुत सारा पैसा तो अपना म्यूचुअल फंड में, शेयर में, प्रॉपर्टीज़ में, अपनी कार की लाइबिलिटीज़ में बहुत सारे जगह डाल रहे हैं, तो वो उतना पैसा नहीं बचा पाते। लेकिन उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां और लाइबिलिटी तो उसी तरह से खड़ी है। तो मैं सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यदि युवा साथियों ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उनको अपने टर्म इंश्योरेंस पर जरूर जाना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस पे जाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि टर्म इंश्योरेंस उनके नहीं रहने पर उनके परिवार को मिलने वाला पैसा है। जी जी। आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते, तो जिस कंपनी के प्रति आपकी लॉयल्टी है, जिस कंपनी के बारे में आपने ज़्यादा समझा है, जिस पे आपको विश्वास है, उस कंपनी से आप जो है टर्म इंश्योरेंस लें। लेकिन युवा साथियों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक पारिवारिक जिम्मेदारी में हैं, हमारी मदर, फादर, हमारी पत्नी, बच्चे या मेरा पति जो भी हैं, उनके हिसाब से हमें एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आप युवा साथियों की बात की और हमारे युवा दर्शक गुंजन अग्रवाल हमारे साथ हैं। गुंजन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, हमको किस तरीके से निवेश करना चाहिए पेंशन के लिए? नमस्कार मैम। जी, उनका पूछना है कि निवेश यानी वो शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाह रही हैं पेंशन के लिए, कि युवा हैं और पेंशन के लिए किस तरह से वो अपना प्रोविजन कर सकती हैं, तो इस पे प्लीज आप अपना एक्सपर्ट कमेंट दीजिए। देखिए मैम, पेंशन के लिए जो युवा हमारे साथी हैं, अर्ली स्टेज में जितना शुरू करेंगे वो पेंशन अभी हमें नहीं समझ में आती। अगर हमने 20 साल के लिए प्रोविजन लिया है और किसी साथी ने आज से 30 साल के लिए प्रोविजन किया, तो मल्टीप्लाई होकर लगभग 3.5 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी एक व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में कोई वही अमाउंट हर साल डालना शुरू किया और 60 साल में पेंशन लेता है, और एक व्यक्ति है जो 30 वर्ष की उम्र में डालना शुरू करता है, 60 साल पे लेता है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। तो निश्चित मैं कहूँगा कि आज किसी भी सरकारी स्कीम हो, प्राइवेट स्कीम हो, कहीं भी पेंशन स्कीम नहीं है। तो हम लोगों को एक पेंशन प्लान के रूप में अपनी बचत को नियोजित करना चाहिए, और बचत के बड़े सारे माध्यम है, आप जिस माध्यम से अच्छा लगता है उससे कीजिए, लेकिन पेंशन के लिए प्रारूप जरूर बने। कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं अपना, उतना हमारे लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जिसको कहा गया है कि एक बहुत वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमारे लिए टारगेट को अचीव करना आसान हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में जो इंश्योरेंस है कोरोना के बाद से, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मगर फिर भी ऐसा कभी होता है कि दर्शक हमारे हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, या कई बार किन्हीं कारणों से नहीं लेते हैं कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपका इसमें क्या कहना है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं ग्राहकों को यही जागरूक करना चाहूँगा, अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा भ्रांति है कि हेल्थ इंश्योरेंस पैसा नहीं देती है। हेल्थ इंश्योरेंस लगभग मैक्सिमम बार अपने क्लेम्स सेटल करती है। कुछ क्लेम्स जरूर ऐसे होते हैं जहां सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर कैशलेस नहीं कर सकते, वो बाद में भुगतान करते हैं। दिक्कतें वहां पर है जहां पर हमने अपने बारे में कोई चीज छुपा रखी है। हमने एक बीमारी ऑलरेडी है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको डिक्लेयर कीजिए। कंपनी का काम है कि उसको उसी प्रीमियम पर दे या थोड़ा प्रीमियम बढ़ा देगी, लेकिन मेरी कोई भी बीमारी हो, हमें जो है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। और अगर किसी वजह से कंपनी ने ना किया, तो मुझे पहले से पता होगा कि इस बीमारी की तैयारी दूसरे रूप में मुझे अपने फंड्स में करनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हमें कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या तैयारियां करना चाहिए, क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप प्लीज इस बारे में बात करें। देखिए, चाहे मैं आपसे बात करूं जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, इन तीनों में आपने अपना पैसा लगाया है, आपने अपना पैसा खर्च किया है। ये महसूस कीजिए कि यदि मैं उस इंश्योरेंस को लेते समय आपके पास ऑप्शन आज अवेलेबल है कि आप किस एडवाइजर को चुनते हैं। क्योंकि अगर आपने एडवाइजर को चुनते समय अगर एक प्रोफेशनल एडवाइजर को चुना है, एक बेहतर एडवाइजर को चुना है, या जिससे एडवाइजर से आपको सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में काफ़ी सारी लाभ पहुंचेंगे।
हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़े हैं जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं। ओपी गुप्ता साहब, प्लीज अपना प्रश्न करिए। गुप्ता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या नियम है? जी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जी, हाँ जी, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। क्या क्या प्रावधान है? मैं वही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष इसको ले सकते हैं। उनकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। जी, इसके साथ ही साथ इस प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के साथ एक खास बात है कि इसमें अगले 10 वर्षों के लिए जो ब्याज है उस बुजुर्ग व्यक्ति को आज ही निश्चित कर दिया गया है कि आपका ब्याज दर, वर्तमान में ये ब्याज दर 7.4% का मासिक है। यानी अगर किसी ने 15 लाख रुपए जमा किए हैं तो उसको मासिक जो है 9,125 रुपए लगातार नियमित अगले महीने से उसके खाते में आने लगेगा। इसमें एक और खास बात है कि अगर किसी बुजुर्ग में दोनों लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं तो पति भी 15 लाख का ले सकते हैं, पत्नी भी 15 लाख का ले सकती है। कितनी बढ़िया योजना है जिसमें एक लंबी अवधि के लिए निश्चित रेट ऑफ रिटर्न, वो भी एक इतनी भारत सरकार की तरफ से योजना है जो कि एलआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। संजय सर, कोई भी निवेश करने से पहले हर व्यक्ति उससे जुड़े आयकर के नियम को जरूर जानना चाहता है। तो बीमा, जीवन बीमा में क्या हर पॉलिसी का रिटर्न टैक्स फ्री होता है, और टैक्स का क्या लाभ जीवन बीमा लेने वाले व्यक्ति ले सकते हैं, इस पे प्लीज बताइए। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स का लाभ जो जीवन बीमा की पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज, उसमें दो तरह से हम लोग लेते हैं। एक, जब पहली बार हम टैक्स का फायदा उठाते हैं वो जमा करते समय, जो अंडर सेक्शन 80C आता है, जिसमें हम अभी वर्तमान तक पिछले 10 सालों से 1.5 लाख रुपए टोटल जमा करने का प्रावधान है। इसमें हमारा प्रोविडेंट फंड भी आता है, इसमें हमारा एनएससी भी आता है, इसमें पीपीएफ भी आता है, इसमें हमारे जो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पे सरकार ने टैक्स छूट दिया है वो आते हैं। इसी के अंतर्गत एलआईसी हमारी भी, जो किसी भी कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सभी के प्रीमियम भी इसमें 1.5 लाख में छूट मिलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इससे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 1.5 लाख आज के समय में बहुत लोगों ने कर रखा है। क्या मेरा पैसा जब वापस आएगा तो क्या वो टैक्स फ्री होगा? क्योंकि समझना होगा कि जिस समय मेरे आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मदर फादर हैं जिनकी आज की सैलरी जो 55 वर्ष की उम्र में है, उनके 25 वर्ष के बच्चे की सैलरी उससे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि नए जो युवा लोग आए, वो लोग शुरू से अधिकांश लोग टैक्स पे ही हो गए। अभी जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, ये लोग भी टैक्स पे ही हैं। तो इनके लिए बड़ी दिक्कत है कि अपनी आमदनी पे भी टैक्स दें, और जब वो पॉलिसी मैच्योर हो उसके ऊपर भी टैक्स लगे, तो ये डबल टैक्स वाली चीज़ होगी। तो निश्चित रूप से जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, अगर उसमें आप ध्यान रखें कि आपका रिस्क कवर मिनिमम जो प्रीमियम सालाना आप दे रहे हैं उसका 10 गुने से ज़्यादा आप रखते हैं, तो आपका मिलने वाला, वापस मिलने वाला पैसा, चाहे वो डेथ क्लेम में हो, चाहे आपका जो है मैच्योरिटी के समय हो, चाहे आप बीच में सरेंडर करते हैं, सभी पैसा अंडर सेक्शन 10(10)(d) भारत सरकार के आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, अप टू अनलिमिटेड अमाउंट। हमारा कार्यक्रम, निवेश कार्यक्रम बहुत से दर्शक देखते हैं। इसी में देखते हो विजय वर्मा जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं। विजय जी, प्लीज अपना प्रश्न करिए। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ, जिसकी उम्र अभी 6 साल है, और उसके लिए कौन सा एलआईसी का प्लान उचित होगा सर? सर, बच्चों के लिए जरूर माँ बाप बच्चों के लिए अपनी प्लानिंग उनकी करना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी शादी से रिलेटेड हो, या उनको कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो। तो इस तरह के किस तरह के प्लान, क्या इस तरह के प्लान मौजूद हैं जीवन बीमा में? देखिए, इसमें हर कंपनी के पास और खासतौर से एलआईसी के पास बहुत सारे बच्चों के प्लान्स हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है बच्चों की उम्र और बच्चों के किस उम्र पर आवश्यकता, इन दोनों को मैच करते हुए हम पॉलिसी ले सकते हैं, और काफ़ी लाभकारी पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं इस समय। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने शहर के, अपने एरिए के किसी अच्छे एडवाइज़र को चुनिए, जिसके पास नॉलेज हो, वो आपको
आपके लाभ अनुसार पॉलिसी जरूर सजेस्ट करेंगे। कितना अच्छी बात है ये कि हर जगह पे निवेश करके एक ही जगह निवेश ना करते हुए और भी जगह करके आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी कम उम्र में अपनी बेटी के लिए प्लानिंग की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, हमने सारी बातें समझी कि बीमा क्यों लेना चाहिए, उसके टैक्स से रिलेटेड क्या क्या है, लेकिन हम बीमा कैसे खरीदें, किन से खरीदें, उनकी भी तो कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका भी तो कुछ दायरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जैसे हम बात करें कि हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम उस दुकानदार का ब्रांडिंग देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तभी लेते हैं। इवन एक हमको टेलीविज़न लेना होता है, एक कोई रूम हीटर लेना होता है, तो भी हम बहुत सारे दुकानों पे जाते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर तो आप अपनी पॉलिसी को अगले 15 साल 20 सालों, कुछ पॉलिसियाँ तो लाइफ टाइम है, यानी जब तक आप जीवित होंगे तब तक होगी। तो निश्चित मुझे अपने उस प्रोडक्ट के बारे में अपने एडवाइज़र से बेहतर ढंग से समझना चाहिए, और फिर भी यदि एडवाइज़र से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र को या उस कंपनी में जाकर भी आप और जानकारियां ले सकते हैं। अच्छा, जीवन बीमा लेते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, नॉमिनी या जिसको बेनिफिशियरी कहते हैं। नॉमिनी चुनते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नॉमिनी के बारे में जैसा कि बहुत सामान्य सा बात आता है कि भारत सरकार की एक बेसिक गाइडलाइन है कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है और मदर फादर हैं तो पहली प्राथमिकता आप मदर फादर को नॉमिनी बनाने की दीजिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं यही कहूँगा कि पहला नॉमिनी का जो हक है वो मेरी पत्नी को है। अब बिलीव कीजिए कि वो लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आपके भरोसे आपके घर आ गई, आपके कल्चर को अडॉप्ट करती है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। आज आने वाले समय में हम जब बहुत छोटे होते थे तो हम जो 7-8 साल की उम्र में 2 भाई एक थाली में खाते थे। जब हम लोग 20-25 साल के हो गए तो भाई भाई साथ खाते हैं, लेकिन जब हम 55 साल के हो गए तो भाई भाई अलग घरों में रहने लगे। तो कहीं ना कहीं एक माइक्रो फैमिली सिस्टम जरूर बना है। तो पहली प्राथमिकता मैं सजेस्ट करूंगा कि जो है अपनी पत्नी, पति या बच्चे हैं उनको नॉमिनी के लिए दीजिए, और फिर भी अगर नहीं है तो फिर जो आपका क्लोज फैमिली है, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी नियर बाई। संजय जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसमें मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशो में क्या देखना चाहिए, ये इस पे क्योंकि हमारा समय बहुत कम बचा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि हर कंपनी अपने अपने ढंग से बेहतर प्रयास करती है क्लेम सेटल करने का, लेकिन जब भी क्लेम सेटलमेंट आप किसी कंपनी का देखिए तो नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी सेटल हुई ये हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत क्लेम रुपयों में आया था, अमाउंट कितने प्रतिशत आया था, और इस कंपनी ने कितने प्रतिशत अमाउंट हमको टोटल लोगों को दिया। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैंने 94% लोगों को क्लेम दे दिया, लेकिन जब पैसों के आधार पर देखते हैं तो पता लगता है कि वो कंपनी 87% ही पैसा बांट सकी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 94% लोग थे, यानी 6% का हमारा गैप था जो किसी वजह से रोका, लेकिन पैसों में हमने 12-13% रोका है। तो ये आज के डेट में सभी लोगों को नेट पे अवेलेबल है, IRDA के साइट पे अवेलेबल है, अपने एडवाइजर से आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ा हमें सजग होना पड़ेगा। हर कंपनी अच्छी है, हर के प्रोडक्ट अच्छे हैं। संजय बरनवाल जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को इसका बहुत बहुत लाभ पहुंचा होगा। दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, चाहते तो नहीं है लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे सेम कार्यक्रम में 4:30 बजे निवेश कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।